नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। एएलपी टेक्नीशियन और जेई इसके लिए हमने आपके लिए क्या चला रखा है, टारगेट सीरीज चला रखा है और इसका आज डे 4 है। ठीक है, यकीन मानिए जो ये पूरा सीरीज देख लेते हैं और जिन्होंने अच्छे से पहले से पढ़ रखा होगा साइंस, सिर्फ उसको रिवीजन की ज़रूरत है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये सीरीज है। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है, ये सिर्फ देख के आप जाएंगे तो टेक्नीशियन में आप 40 सवाल आता है तो 40, जो बिल्कुल पहले से साइंस नहीं पढ़े हैं तो वो आसानी से 40 में से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और जो पूरा पढ़े हुए हैं कहीं से भी 40, उनका तो 40 में 40 कोई भी नहीं काट सकता है। एएलपी में आपका 20 नंबर का आता है तो 20 आउट ऑफ 20 आएगा। आरआरबी जेई में आपका 30 साइंस आता है, 30 आउट ऑफ 30 है, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो रेलवे के पूछे हुए सवाल ही करा रहा हूँ। जैसे कि आरआरबी जेई के एग्जाम हुए थे 2024 में, एएलपी के हुए थे, ग्रुप डी वगैरह के हुए पहले, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आज हमने लिया है 2018 में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो चैनल पर जो भी नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और क्या ही बोलो, चलिए आज इसको देखते हैं, डे नंबर 4। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है तो शुरू से आप देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ इसमें नहीं बताया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया जाता है, ताकि एक क्वेश्चन करा रहे तो उससे 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। ये तो ये जो सवाल लिए हैं हमने सारे, इसमें ये 2018 में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब आप कहेंगे पिंड का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब पिंड हो गया। इस पर क्या लगाया जा रहा है, असंतुलित बल। अच्छा, असंतुलित बल का मतलब पता है क्या, असंतुलित बल का मतलब हो गया कि नॉन बैलेंस फोर्स। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है ना, इधर से एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है। ठीक है ना, दोनों क्या कर रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है और दोनों ही समान बल लगा रहा है। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है ना, तो ये इधर ढकेल रहा है, ये इधर ढकेल रहा है, तो बताइए कहीं भी ये पत्थर खिसकेगा नहीं, खिसकेगा, यानी ये पत्थर जो है मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों समान बल लगा रहे हैं, दोनों समान ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। अच्छा, अगर यहीं पर ये पहला व्यक्ति जो ये मान चलिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ये 5 न्यूटन का ही लगाता है, अब बताइए वस्तु किधर खिसकेगी, तो वस्तु इधर खिसकेगी। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति ज़्यादा बल लगा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मूव देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ेगी। समझ गए ना बात को, तो यहाँ पर कौन सा बल हो गया, नॉन बैलेंस फोर्स, यानी कि असंतुलित बल। ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन, तो बैलेंस तो नहीं है ना, नॉन बैलेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लगातार क्या होगा, मूवमेंट होगा, लगातार वो इधर की ओर खिसकती हुई चली जाएगी। तो वही सवाल यहाँ पर है उसी से संबंधित कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किस में होगा, चाल में होगा। भाई ये वस्तु यहाँ थी, ये 10 न्यूटन का लगा रहा है इधर से, ये 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो चाल ही तो होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करते रहेगा जब तक ये मतलब जब तक असंतुलित बल लग रहा है। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस व्यक्ति की पहचान करें जो एक समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी आपके आ जाते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विराट कोहली, ये तो भाई एक तरह से रीजनिंग हो गया, समझ जाइए, है ना, रीजनिंग को बताइए साइंस में घुसा के दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, विराट कोहली। भाई ये सब तो साइंटिस्ट हैं, विराट कोहली थोड़ी ना साइंटिस्ट है, वो तो क्रिकेटर है, तो कोई भी बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है। क्या सवाल है आपका है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वृत्तीय पथ पर गति करती है और पूछ रहा है कि केंद्र की ओर लगने वाला बल जो वो क्या कहलाता है। देखिए केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या देगा, अभिकेंद्रीय। से मान लीजिए ये आपका ये कोई वृत्ताकार पथ है, कोई रास्ता, रोड ही मान लीजिए आपका गोल है, सर्कुलर टाइप का रोड है। इसमें क्या कर रहा है, कोई भी वस्तु इस पर मतलब कार जो है चल रही है तो उसके तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि कितना बल लगेगा।
जो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगेगा ये कितना बल लगेगा, तो ध्यान रखिए F बराबर हो जाएगा आपका mv²/r। अभिकेंद्रीय बल का एक तरह से फॉर्मूला यहाँ क्या निकल गया, mv²/r। अगर न्यूमेरिकल इस पर आए तो आप इसको बना सकते हैं mv²/r, यहाँ पर जो है बल लगेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन और भी कुछ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। साधारण बल क्या होता है, सिंपल जो आप फोर्स कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं भी ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है ना। कोणीय बल का मतलब क्या होता है, कोणीय बल मतलब हो गया कि आपका जो है मतलब ये भी आपका समझिए कि कोणीय बल जो है जो कोने पर लग रहा है, ये भी सर्कुलर से ही संबंधित है। सर्कुलर पाथ पर जब गति करेंगे तभी आपका जो है कोणीय बल लगेगा, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर आपका ये, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा F बराबर mv²/r। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है, क्या पूछ रहा है, गर्म रक्त प्राणी है। एक बात मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार के सवाल शायद अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, क्योंकि ये जो आपका है ये सिलेबस से हटा दिया गया है। सर क्या बात बोल रहे हैं आप, ये सिलेबस से हटा दिए गए, कैसे हटा दिए गए, क्योंकि ये जो पार्ट आ जाता है ये आपका एनिमल किंगडम का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है, एनिमल किंगडम का टॉपिक है। और 9th 10th वाले एनसीईआरटी में जो आपका है, हालांकि 9th वाले एनसीईआरटी में था, उसको इससे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम इनको हटा दिया गया, इसलिए अब ये सवाल नहीं आएगा, अब ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कबूतर है। कबूतर क्या होते हैं आपके, गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। और कबूतर किस वर्ग में आता है, ये आपके पक्षी वर्ग में आता है। गर्म रक्त का मतलब हो गया कि ये टेम्परेचर हमेशा समान रखते हैं, टेम्परेचर क्या रखते हैं, हमेशा समान रखते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि कबूतर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डी में तो ये सवाल नहीं आएगा, ग्रुप डी और एएलपी में जो है ये सवाल नहीं आ सकता। लेकिन टेक्नीशियन में भी नहीं है, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में नहीं आएगा। लेकिन एनटीपीसी की जो प्रिपेयर कर रहा है उसमें ये सवाल एकदम आएगा, उसमें कोई दौरा नहीं, उसमें आएगा। जेई में भी आ सकता है, लेकिन जेई में भी देखा गया था कि लेटेस्ट जो एनसीईआरटी है उसको ही फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, है ना। क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि। तो पराध्वनि कौन उत्पन्न करता है, पराध्वनि आपका जो है, पराध्वनि कौन उत्पन्न करता है, ये करता है पोरपोइसेस जानवर। कौन उत्पन्न करता है, पोरपोइसेस जानवर जो आपका है ये आपका पराध्वनि उत्पन्न करता है। अच्छा, और भी अगर हम बात करें जैसे कि और कौन कौन उत्पन्न करता है, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया, ये भी ध्यान रख लीजिए। ये सवाल आपका आएगा, साउंड से रिलेटेड ये चैप्टर है। चमगादड़ आपका हो गया, ठीक है ना, चमगादड़ आपका हो गया। और अगर हम बात कर लें तो आपका चूहा हो गया, ठीक है, चमगादड़, चूहा और आपका डॉल्फिन हो गया, ठीक है ना। ये सब आपके क्या करेंगे, पराश्रव्य क्या करेंगे, ये तरंग उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जो पराध्वनि है ये इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, SZ से क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है ना। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ऊपर होता है। और ये जो ध्वनि है इसको कौन कौन सुन सकता है, जैसे पराश्रव्य ध्वनि जो है, यानी पराध्वनि जो है इसको कौन सुन सकता है, इसको सुन सकता है आपका कुत्ता सुन सकता है ना, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। लेकिन मानव यानी हम लोग का कान इसे नहीं सुन सकता है, इसको पराध्वनि को हम लोग का कान जो है इसको नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोग कौन सा सुन सकते हैं, हम लोग सुनते हैं श्रव्य ध्वनि। हम लोग क्या सुनते हैं, श्रव्य यानी ऑडिबल, हम लोग जो हैं श्रव्य ध्वनि सुनते हैं। आप बताइए कि श्रव्य ध्वनि का जो है यानी श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग का रेंज कितना होता है, ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अगर 20,000 से ऊपर जा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका पराध्वनि हो जाएगा। 20,000 से अगर ऊपर जा रहे हैं, अभी जस्ट बताएं, तो वो क्या हो जाएगा आपका पराध्वनि हो जाएगा।
और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो वो क्या हो जाएगा ऑडिबल साउंड, यानी कि श्रव्य तरंग या श्रव्य ध्वनि, यानी कि चूँकि ध्वनि तरंग के रूप में ही निकलती है। जैसे हमने बोला आपको, जैसे हमने क्या बोल दिया आपको, पराध्वनि बोला, तो पराध्वनि आपका जो है किससे निकलेगा, पराश्रव्य तरंग से निकलेगा। समझ रहे ना, मतलब पराध्वनि जो है वो तरंग के रूप में जाएगी, तरंग के रूप में उसको पराश्रव्य तरंग बोल दिया। इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, समझ के बात को। तो इतना चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH जो है 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। देखिए आपको पता है कि जो pH वैल्यू है, मैंने जो पिछला जो सेशन था टारगेट 3 में मैंने बहुत डिटेल में कराया था कि pH रेंज में ये भी आ गया था कि pH रेंज में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है pH रेंज में जो गहरा नीला है, गहरा नीलाकरण किसको दर्शाता है, तो गहरा नीलाकरण दर्शाता है दुर्बल क्षारक को, बताया था ना मैंने। और पूरा लाल है, डार्क लाल है, तो वो दर्शाता है बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल को, बताया था ना मैंने आपको। तो ये सब चीज़ें इसीलिए कहता हूँ कि मेरा जो क्लास रहता है वो डिटेल एनालिसिस के साथ रहता है, समझ रहे ना। सिर्फ आंसर बताना हमारा मकसद नहीं रहता। एक क्वेश्चन है तो उसे हमें 5-6 क्वेश्चन निकालना है, यानी 25 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो 25 दिया, यानी 25-25 125 क्वेश्चन आपका हो जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। 7 से अगर कम हो रहा है pH, देखिए pH वैल्यू टोटल कितना होता है, pH वैल्यू आपका 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में आपका 7 होता है। जो बीच में 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन विलयन होता है। 7 से अगर थोड़ा सा भी कम जाएंगे, 6.99 भी जाएंगे, 6.99 भी जाएंगे तो वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। 7 से थोड़ा भी जाएंगे, 7.01 भी जाएंगे, वो भी आपका बेसिक नेचर का हो जाएगा, समझ गए ना। यानी 7 से थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर का हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर हो जाएगा। हाँ, 7 से जैसे अगर आप बढ़ते जाएंगे 14 तक चले जाएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्षारक वाला गुण दिखाएगा। वही 7 से जितना कम जाइएगा, 7 से जितना आप लेस जाइएगा, कम जाइएगा, तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ, हाँ, तो pH 7 से कम है, 7 से कम है तो इसका मतलब क्या समझे आप कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आना चाहिए। इसलिए टारगेट सीरीज थर्ड में वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको अच्छे से कराया था, ठीक है ना। तो बता देता हूँ कि इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है, बिलो 7 होता है। क्या होता है, बिलो 7 होता है, 7 से आपका कम होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, 7 से आपका कम होता है, ठीक है ना। ये इस मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ जैसे और मैं बताऊँ आपको, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये आपका क्या है, सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या आपका, ये आपका सॉल्ट है। इसका pH मान जो एग्जैक्ट 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। सर क्यों 7 होता है, एग्जैक्ट मान इसका क्यों 7 होता है, क्योंकि जो आपका सोडियम क्लोराइड है प्रबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलेगा तो भाई क्या बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल बचेगा, सिंपल है ना। वही सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका, ये आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। लगभग मतलब समझिए कि आपका 10 से इसका प्लस होता है ना, 10 से प्लस या 11 तक इसका होता है, ठीक है। और वही सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये भी क्या होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का समझिए 8+ से इसका भी होता है, 8 से 8.5 के बीच में इसका आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, pH वैल्यू होता है। तो सवाल क्या था, 7 से कम किसका होता है, तो 7 से कम होता है अमोनियम क्लोराइड। मतलब अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड आपका एसिडिक नेचर का है, समझ गए। चलिए, कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। देखिए वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, ये आपका क्या होता है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो कितने कह रहा है, तो 10 जल के अणु होते हैं। अच्छा, कल इससे भी सवाल आया था, RRB में पूछा गया था कि अगर ये
मतलब धोवन सोडा बोलिए या वॉशिंग सोडा बोलिए, इसको गर्म जगह मतलब खुले जगह में छोड़ दिया जाएगा गर्म समय में, गर्म वातावरण में, तो क्या होगा, तो होगा क्या, इससे जो इसमें जो 10 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, उड़ जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, सिर्फ धोवन सोडा का पाउडर बचेगा। क्या बचेगा, धोवन सोडा का पाउडर, और इसका कलर भी अलग हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिस्टल जो है ना, ये 10 जो क्रिस्टल जल के अणु हैं, ये डिसाइड करता है मतलब कंपाउंड का, यौगिक का कलर डिसाइड करता है, आकृति डिसाइड करता है, संरचना डिसाइड करता है, रासायनिक गुण, बहुत चीज़ डिसाइड करता है आपका ये वाटर मॉलिक्यूल जो है। ठीक है, चलिए, तो 10 जल के अणु होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो लैटिन से किसका लिया गया है, जरा देखिए आप इसको, लैटिन से लिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम, क्लोरीन। लैटिन का मतलब क्या हो गया कि उसका जो है शॉर्ट फॉर्म मैच नहीं करेगा आपको ना, इस तरह से आप समझिए इजी वे में। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को Cl ही सूचित करते हैं, एल्युमिनियम है तो उसको Al से सूचित करते हैं, कार्बन है तो C से, यानी कि सब में जो आपका पहला वर्ड दिख रहा है। लेकिन आयरन का जो आपका क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो Fe होता है, तो ये इसका लैटिन नाम हो गया, इसका फेरस होता है। ठीक है ना, लेकिन इसको नाम आयरन दिया गया, तो ये लैटिन शब्द है। ठीक है, चलिए, उसी तरह आपका जो है बहुत सारा है, सोडियम है, जैसे सोडियम का संकेत आपको आपके अनुसार होना चाहिए, सर सोडियम है तो सोडियम का S होना चाहिए, S मतलब सोडियम नहीं, सोडियम भी लैटिन शब्द Na से लिया गया, नेट्रियम। समझ गए ना बात को। चलिए, निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है, निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित का मतलब इम्प्लांट है ना, इम्प्लांट किस में हो गया। ठीक है, तो निषेचित अंडा, सबसे पहले समझना है कि निषेचित क्या होता है। निषेचित अंडा देखिए, जो क्या होता है कि मेल में क्या होता है साथियों, मेल में होता है आपका स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ये आपके कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका मादा के ग्रीवा में, मादा के ग्रीवा में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब संबंध बनाएंगे पुरुष और महिला, तो पुरुष के अंग से, मैथुन अंग से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, और ये ग्रीवा में जाएगा, महिला के ग्रीवा में, ग्रीवा के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते ये स्पर्म जो है चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का मतलब हो गया डिम्ब वाहिका। क्या हो गया, डिम्ब वाहिका। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या रहता है, वहाँ से ऑलरेडी मौजूद रहता है अंडा, यानी ओवम, है ना। ये अंडा क्या हो गया, ये हो गया आपका मादा का जनन कोशिका हो गया, मेल का जनन कोशिका स्पर्म हो गया, मादा का जनन कोशिका अंडाणु हो गया। तो ये जो स्पर्म जो आपका जो गया कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में पहले से मौजूद अंडा था, यानी कि फीमेल से अंडाशय से निकला हुआ अंडा था। अब ये स्पर्म क्या करता है, ये स्पर्म जो है, स्पर्म इस तरह से होता है आपका, इस तरह से स्पर्म होता है आपका, ठीक है ना। तो अब ये स्पर्म किस में अटैक कर देगा, अंडाशय में, सॉरी अंडा में। तो अब ये अंडा में जैसे चला जाएगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये अंडा क्या होगा, निषेचित हो जाएगा। निषेचित मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज कब होगा, जब स्पर्म जो है अंडाणु से मिलेगा, अंडाणु से जैसे मिलेगा तो अंडा हो जाएगा फर्टिलाइज, निषेचित हो जाएगा। निषेचित जब हो जाएगा तो तब बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट को ही हिंदी में युग्मनज कहते हैं। जब जायगोट बनेगा, अच्छा ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, दिस प्रोसेस विल हैपन इन फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये सारे प्रोसेस आपके कहाँ होंगे, फैलोपियन ट्यूब में होंगे। जब ये स्पर्म आपका अंडाणु से मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होते जाता है। युग्मनज क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह बाद ये क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो जब बड़ा होते जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में उतनी जगह नहीं होती है कि इसको वहाँ पर कैरी कर सके। तो फिर क्या होगा क्या कि जायगोट जो है अब ये प्रत्यारोपित हो जाएगा, किसमें, ये हो जाएगा प्रत्यारोपित गर्भाशय में, यूटेरस में। तो वही तो पूछ रहा है, तो कहाँ हो जाएगा ये आपका गर्भाशय में, आपका ये क्या होगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। फिर वहाँ से 9 महीने के बाद ये पूरा पलेगा, फिर 9 महीने के बाद ये बाहर आ जाएगा। समझ रहे बात को ना। चलिए, तो गर्भाशय में ये क्या होगा, प्रत्यारोपित इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन जो आपका है हवा में मुक्त होती है। तो जरा आप ही बताइए ऑक्सीजन किस में इसमें जो है हवा में मुक्त होगा। देखिए
आपने फोटोसिंथेसिस नाम सुना है? मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है फोटोसिंथेसिस। कई बार क्वेश्चंस जब मैं एनालिसिस करवाता हूँ उसमें बहुत डिटेल में हर बार मैंने बताया हुआ है। आप जब हमारे पिछली क्लासेस को देखेंगे, ठीक है। तो खैर मैं बताता हूँ फिर से आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में आपके क्या क्या मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस आप कैसे होता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस में क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। इसको चाहिए हमारा सनलाइट प्लस में क्लोरोफिल, है ना। शॉर्ट लिखता हूँ, आप समझ जाएगा, ठीक है ना। सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल, यानी कि अच्छा पहले ये समझो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। कई को तो यही पता नहीं होगा, जो नए स्टूडेंट होंगे पहली बार पढ़ रहे हो। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। जस्ट सिंपल। अगर आपको कोई पूछ दे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आपको बोलना है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे पौधे क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए। अगर एक भी चीज़ें उनमें से कम है, फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर चारों चीज़ों में से एक चीज़ की कमी है। अच्छा, वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं सर? पहला आपका क्या हो गया? पहला हो गया CO2, दूसरा H2O, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। CO2 जो है पौधा आपका वायुमंडल से ले लेगा, H2O जो है पौधा अपने रूट यानी जड़ से ले लेगा, और सनलाइट तो भाई लेने की ज़रूरत है ना, पूरा आसमान में ही सनलाइट है पूरा, है ना। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? क्लोरोफिल पौधा का जो लीफ है, पत्ते का जो हरे भाग है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है। तो चारों चीज़ें आसानी से पौधे को मिल जाती हैं। इसके बावजूद बन जाता है हमारा क्या, जब ये चारों चीज़ें मिल गई तो बन जाएगा हमारा क्या, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। अब प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है हवा में। तो वही तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो किसमें? प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में। बाकी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है कि जब पौधा के पत्तों में ज़्यादा जल हो जाता है, जब पौधा भोजन बनाता है तो वो जल कहाँ से लेगा? अपने रूट से, जड़ से लेगा। कहाँ पर लेगा? पत्ते में लेगा, क्योंकि पौधे का भोजन। अच्छा, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है कहाँ पर हुई? ये सारी प्रक्रिया पौधे के लीफ में हुई, पत्ते में हुई। इसीलिए पौधे के पत्ते को पौधा का किचन हाउस कहते हैं, ठीक है ना। तो बोलेगा कि किचन हाउस पौधे का कहाँ होता है, तो भाई उसका पत्ता है, लीफ है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जब पौधा अपने लीफ में खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ज़्यादा पानी ले लेता है जड़ से, तो ज़्यादा पानी भाई पौधे को नहीं चाहिए। अब हम लोग ही अगर ज़्यादा पानी पी लेंगे तो क्या उल्टी कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, नहीं पचा पाते हैं। तो उसी तरह पौधा अगर ज़्यादा पानी ले लेता है तो वो क्या करेगा भाई, उसको उतना नहीं चाहिए, उसको दिक्कत हो रहा है, तो वो पानी वो वाष्प के रूप में उड़ा देता है, भाप के रूप में उड़ा देता है। उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ के बात को ना। श्वसन क्या होता है? श्वसन होता है रेस्पिरेशन। श्वसन जब आप भोजन खाते हैं, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, तो जब आप भोजन खाते हैं, हालांकि कोई भी जीव जब आप भोजन खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी जल्दी नहीं मिलता है। जब श्वसन की प्रक्रिया होगी, श्वसन की प्रक्रिया होने का मतलब ये है कि जो भोजन आपने खाया उसका जो स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन जाएगा तो ग्लूकोज टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल में, तब जाके आपको ऊर्जा जो मिलेगी। ये प्रक्रिया आपकी रेस्पिरेशन, श्वसन कहलाएगी। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा प्रदान के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। और मल त्याग का मतलब क्या होता है कि जब आप भोजन खाते हैं, लास्ट वाला जो आपका मल त्याग, मतलब जो समझिए कि बेकार चीज़ें हैं, शरीर को नहीं चाहिए, है ना, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उसको निकालना, आप समझ रख सकते हैं, मल त्याग है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए, मेटल नॉन मेटल से ये प्रश्न है आपका कि धातु ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया। जैसे हमने ले लिया Na2O, ये आपके मेटेलिक ऑक्साइड हो गए। जैसे हमने ले लिया MgO, दिस इज ऑल्सो मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हमने ले लिया ZnO, ये भी आपका क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। मतलब
मेटल रहे और प्लस में वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाए हुए रहे। जैसे Na2 यहाँ पर है तो सोडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न हुआ है, जला हुआ है। Mg भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला हुआ है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला मतलब ऑक्साइड हो गया वो, ठीक है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करना है। मैं बता देता हूँ कि जनरली जो है धातु, जैसे कि मैं सोडियम बात करूँ, जनरली धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बनाती है, मतलब जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी हाइड्रोजन गैस बनाएगी, प्लस में आपका जो है धातु ऑक्साइड बनाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो वो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, प्लस में खुद का ऑक्साइड बनाएगी, यानी धातु ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन बात यहाँ यह है कि सारी धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया ईजिली नहीं करती है। कुछ धातु ऐसे हैं इतनी जल्दी अभिक्रिया कर लेती है कि सोचना भी आप मतलब सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। जैसे अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूँ, सोडियम पोटेशियम की बात करूँ, कैल्शियम की बात करूँ, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम थोड़ा सा कम, लेकिन सोडियम कैल्शियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। मतलब समझें कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस और खुद का ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, जैसे मैंने पोटेशियम ले लिया है ना, तो पोटेशियम को आप जब ऑक्सीजन के सापेक्ष, मतलब ऑक्सीजन कह रहा हूँ मैं, इसको जब ठंडे जल में डालिएगा तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा, बहुत तेज़ी से। और ये जो अभिक्रिया होती है, जैसे ये मैंने पानी ले लिया ना, ये पानी है इसमें, और इसमें पोटेशियम को डाल दीजिए, तो ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो ठंडे पानी से ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, मतलब ज्वलनशील अभिक्रिया होती है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस रहता है आपका, हाइड्रोजन गैस के कारण ये ज्वलनशील अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील गैस है। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलता है, तो वही है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O बन जाएगा, और प्लस में आपका ये हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आपने देखा कि जब हम धातु, ये पोटेशियम धातु है, इसको जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, धातु ऑक्साइड बन रहा है, और प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो लेकिन ये सभी अभिक्रिया ऐसा नहीं करते। वही हम फिर से हम सोडियम को कराएं जल से अभिक्रिया, तो सोडियम भी सेम इसी प्रकार का कुछ रिएक्शन करेगी, ये भी आपका Na2O बनेगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस ये भी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से वही फिर कैल्शियम को भी करेंगे तो वो भी ऐसा हो जाएगा। कैल्शियम उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल पानी से कैल्शियम, नॉर्मल पानी से जो आपका कैल्शियम है थोड़ा सा रिएक्शन नहीं करेगी, है ना। तो फिर भी हम ऐसा दिखाया गया एनसीईआरटी में कि कैल्शियम को जब जल से करेंगे तो ये भी आपका CaO प्लस में H2O, है ना, ये भी बनाएगी। तो यहाँ पर जो है सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, कोई धातु गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अभी आपने देखा कि कोई धातु ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर ले रही है, लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं कि जो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, उसे भाप के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि भाप जो है गर्म पानी से भी ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। तो वो कौन सी, वही बोला जा रहा है यहाँ पर, तो वो कौन सी है, तो वो आपकी जो आपकी ये है, एक मिनट किधर गया, हाँ, जो आपकी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो आपकी है ये आपका भाप से रिएक्शन करेगी। एल्युमिनियम को किससे रिएक्शन करेगी, भाप से यानी स्टीम से। लेड जो है वो भाप से भी रिएक्शन नहीं करेगी, लेड आपका भाप से भी रिएक्शन नहीं करेगी। कॉपर भी आपका भाप से रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, ठीक है ना। सिल्वर तो और नहीं करेगी। तो एल्युमिनियम यहाँ पर, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया ना, ये सब भाप से रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम लोहा यहाँ पर भाप से रिएक्शन करता है, समझ रहे हैं बात को। तो वही चीज़ है। तो जब एल्युमिनियम को रिएक्शन जब भाप से कराएंगे, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन, एल्युमिनियम मतलब क्या हो गया आपका Al, है ना। तो एल्युमिनियम को जब रिएक्शन कराएंगे, चूँकि भाप से कराएंगे तो भाप का भी सूत्र क्या होता है, स्टीम का भी सूत्र क्या होता है, H2O ही होता है। भाई भाप बोल लो, गर्म पानी बोल लो, ठंडा पानी बोल लो, कुछ भी पानी बोलो, फॉर्मूला H2O ही होगा। जब इसको इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, बनेगा वही, इसका ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, Al2O3 यानी कि ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। देखिए, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व, तो विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता होती है भाई, सिंपल ही है, 1 2 3 होगी। कितनी होगी? 1 2 3 होगी। ये तो सिंपल, बहुत ईजी है। जैसे कि सोडियम हो गया है ना, ये विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, मतलब धातु की बात ये कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो धातु की संयोजकता 1 2 3 हो सकता है। 4 किसकी संयोजकता होगी? 4 आपकी कार्बन की संयोजकता हो सकती है। फिर अगर 5 देखिएगा, 5 6 7, ये हालांकि संयोजकता 1 2 3 ही होगी, लेकिन उसको घटा के देखा जाएगा, तब माइनस में वो चला जाएगा। ठीक है ना बात का? चलिए, तो 1 2 3 किसकी होगी? धातु की होगी। तो धनात्मक, क्योंकि धनात्मक कौन होते हैं? धातु ही होते हैं। धातु क्या होता है? धनात्मक, और धातु ऋणात्मक होते हैं। मेटल इज पॉजिटिव एंड नॉन मेटल इज नेगेटिव। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है और वह बराबर होती है। जैसे आप 5 न्यूटन का, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी पर बैठे हैं, आपका जो पूरा कमर है वो कुर्सी पर बल लगा रहा है ना भाई। तो मान चलिए ये कुर्सी है, ठीक है ना, ये क्या है? कुर्सी है, ठीक है। और इस पर क्या किए हैं आप? ये कुर्सी है, इस पर आप क्या किए? बैठे, मान चलिए आप यहाँ पर सिटिंग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप जो बैठे हैं, आप जो पूरा शरीर कुर्सी पर रखे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं कुर्सी पर। मान चलिए 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो कुर्सी का सतह है वो भी आप पर 5 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं। मतलब आप ऐसे बल लगाए और कुर्सी आपको ऐसे बल लगाए, उल्टा बल लगाया। समझ रहे हैं ना? यानी जितना बल आप लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में वो भी उतना ही बल लगाएगा। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वही देख लेते हैं, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये नहीं होगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाएगा न्यूटन का। ठीक है, हमको थर्ड लॉ पूछ रहे हैं। रॉकेट लॉन्च करना, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है गैस टाइप का, तो वो क्या होता है कि उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये आपका क्या है? थर्ड लॉ का यहाँ पर लगता है। ठीक है, फिर है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना, ये आपका सेकंड लॉ होता है। ठीक है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। साइकिल धीमी हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपका जो है ये भी आपका क्या है साथियों? न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा? रॉकेट लॉन्च करना। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं साइकिल धीमे होते हैं। ये वही वाली बात होगी, आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना आगे बढ़ेगी, ये भी फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना, चलिए। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, हर सेट में क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट होता है, उससे इसलिए कह रहा हूँ मैं, चीज़ों को देखिए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या साथियों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन, वानस्पतिक जनन, इसी को बोलते हैं। ये किसका टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का प्रकार है। वनस्पतिक जनन में क्या होता है कि इसका कोई भी एक पार्ट, जैसे कि रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया ना, यानी कि जड़, तना, पत्ती से हम नए पौधे बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने बहुत सारा इसमें कराया है आपको। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg ये पृथ्वी का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अच्छा, और भी कुछ बताता हूँ, जैसे कि बताऊँ कि पृथ्वी अपने कितने अक्षांश पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, तो 12,740 किलोमीटर। ये पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी क्या है? ये आपका लगभग एवरेज डायमीटर है। ठीक है ना। विषुवतीय रेखा का व्यास कितना है? विषुवतीय रेखा का व्यास कितना है? विषुवतीय रेखा समझते हैं ना, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं, इक्वेटर, उसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 12,756। ये विषुवतीय रेखा का व्यास हो गया। और पृथ्वी का औसत व्यास 12,740। ठीक है, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बोले तो ध्रुव व्यास है 12,714। तो 12,714 ये हो गया पोलर डायमीटर, यानी कि ध्रुवीय व्यास। ध्रुव मतलब ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ वाला आपका ध्रुव है, और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ आपको,
ये आपका यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, ध्रुव व्यास, और ये आपका हो गया इक्वेटर। तो ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,714 है, और विषुवतीय व्यास 12,756 है। विषुवतीय ज़्यादा है, ठीक है ना। और पृथ्वी का औसत व्यास कितना होगा, 12,740 हो जाएगा। क्या समझ आया आपको, समझ आया कि नहीं आया, आया होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो भाई कौन जो है तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस आपका नहीं होगा, धातु नहीं होगा, धातु आपका गैस के रूप में जल्दी पाया नहीं जाता है, तो ये तो होगा नहीं। उपधातु भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका अधातु। अधातु आपके तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे बता दें आपको, अधातु में जैसे देखिए कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु हैं, ठोस होते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव की बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अधातु है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैस की बात कर लें, गैस आपका हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, क्लोरीन देख लो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अधातु आपके तीनों अवस्था में पाई जाती है, अधातु आपके तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए